गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेज। वन बिट एक्स्ट्रा आपके लिए लाया है सैंपल पेपर सॉल्यूशंस। आपका इंतजार खत्म हुआ। सीबीएसई ने 2021-22 के टर्म 1 के सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स जारी कर दिए हैं। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 इस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, इसमें टोटल 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 16 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चंस आएंगे और इसके भी आपको 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी में 10 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। इट मीन्स टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और जिनमें से आपको टोटल 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहो तो आप कर सकते हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होंगे और जो आपको टाइम मिलेगा दैट विल बी 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इस लेक्चर में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अब सेक्शन बी और सेक्शन सी को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं सेक्शन ए। दिस इज सेक्शन ए। सेक्शन ए जिसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे और हमें 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following software comes under open source software category? तो इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं? ये साइबर एथिक्स का क्वेश्चन है। साइबर एथिक्स में हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ा है। तो अभी हम देखते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड वो कोड जिसको प्रोग्रामर ने लिखा है। प्रोग्रामर जब प्रोग्राम लिखता है, कोडिंग लिखता है, तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखता है। तो जो सोर्स कोड उसने लिखा है, अब वो सोर्स कोड अगर पब्लिकली ओपन हो जाए, अगर उसको पब्लिकली ओपन कर दिया जाए मीन्स जिसको पब्लिकली, जो फ्री अवेलेबल हो पब्लिक को, उसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड ओपन होता है, फ्रीली अवेलेबल होता है सारी पब्लिक को, और जिसके सोर्स कोड को कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि जब सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो हमें बताना है कि कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है इनमें से। फर्स्टली हम देखते हैं फोटोशॉप। फोटोशॉप फ्री अवेलेबल होता है, लेकिन इसका सोर्स कोड जो है पब्लिक को नहीं दिया जाता। MS पेंट विंडोज का ही पार्ट है और विंडोज को भी फ्री प्रोवाइड किया जाता है यूजर्स को, और पर इसका सोर्स कोड जो है पब्लिक को नहीं दिया जाता। बट लाइनक्स वो सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका सोर्स कोड भी पब्लिक को अवेलेबल करा दिया जाता है और इसके सोर्स कोड में कोई भी मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। तो प्रोग्रामर जब लाइनक्स को यूज करता है तो वो इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकता है। इसीलिए लाइनक्स के कई वर्जन्स हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HTML टैग टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? हम टैग यूज करते हैं HR होता है हॉरिजॉन्टल रूलर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम HTML में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ये भी साइबर एथिक्स का क्वेश्चन है। तो जब भी डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो ट्रांसमिशन सिक्योर किया जाए, इसका क्या मतलब है? हम देखते हैं सारे ऑप्शंस।
डेटा इज एक्सेसिबल बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, क्या ट्रांसमिशन के दौरान कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन उस डेटा को यूज कर सकता है? अनऑथोराइज्ड मीन्स जिसको परमिशन नहीं है यूज करने के लिए, जिसको परमिशन, जिसको राइट्स नहीं दिए गए, क्या वो पर्सन ट्रांसमिशन के दौरान डेटा को एक्सेस कर सकता है? सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन के अंदर वो नहीं कर सकता, क्योंकि अनऑथोराइज सिर्फ वही पर्सन डेटा को एक्सेस करेगा जिसको राइट्स होंगे, जिसको परमिशंस होगी। नेक्स्ट ऑप्शन, डेटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, क्या ट्रांसमिशन के दौरान क्या उस डेटा को अनऑथोराइज्ड पर्सन यूज नहीं कर सकता? हाँ, अनऑथोराइज्ड पर्सन डेटा को यूज नहीं कर सकता, सिर्फ अथोराइज्ड पर्सन ही डेटा को यूज करेगा अगर डेटा सिक्योर्ड है तो। ट्रांसमिशन ऑफ डेटा हैपन्स इजीली, क्या डेटा का ट्रांसमिशन इजीली हो सकता है? और नो वन कैन एक्सेस इट, ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकता है और डेटा के ट्रांसमिशन में हमें सिक्योरिटी अप्लाई करनी पड़ती है। तो डेटा का ट्रांसमिशन इजीली नहीं होता, क्योंकि उसमें हमें सारे सिक्योर्ड वे अप्लाई करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट HTML कोड टू डिस्प्ले P+Q की होल स्क्वायर इज। ये हमने पढ़ा था, इसके लिए जब भी हम पावर का हमें यूज करना है तो इसके लिए हम टैग यूज करते हैं SUP, सुपर टैग। इसके बाद हम जो भी लिखेंगे उसके बाद हमें वो सुपर टैग को बंद करना होगा। और ये टैग किस लिए होता है? ये टैग पावर के लिए होता है। इसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो जो है पावर में यूज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यूं लिखना है A⁻²O, तो हम यहाँ पे जो है सुपरस्क्रिप्ट को यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे? A देन सुपरस्क्रिप्ट और 2 जो कि हमने पावर के लिए यूज करनी है, एंड देन सुपरस्क्रिप्ट को बंद कर देंगे। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। और सुपरस्क्रिप्ट के ये 3 ऑप्शन हैं जिनको हम देखते हैं। P+Q ये ब्रैकेट में है, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिया गया, तो ये P रॉन्ग ऑप्शन है। P+Q ये ब्रैकेट में है और सुपरस्क्रिप्ट टैग को ऑन किया और यहाँ पे बीच में पावर डाली और सुपरस्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया। दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा है और 2 जो पावर के लिए हमने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर डाला है। ये हमने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर डाला, तो ये जो P+Q है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच HTML टैग्स कॉज ब्राउजर्स टू रेंडर टेक्स्ट एज इटैलिक्स। तो ऐसे HTML टैग कौन से हैं जिन टैग्स को ब्राउजर जो है देखता है एज द इटैलिक, जिसमें ब्राउजर टेक्स्ट को एज ए इटैलिक रेंडर करता है, मतलब समझता है। तो हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के 3 टैग देखे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, और वो 3 टैग हैं बोल्ड, इसके बाद हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड पे आएगा, फिर बोल्ड टैग को बंद करना होता है। इटैलिक टैग ये इटैलिक के लिए होता है, इसमें हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा शो होगा। एंड देन अंडरलाइन टैग ये वाला टैग, इसके बाद हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर और उसको जब हम बंद करते हैं तो वो अंडरलाइन, उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाती है। तो इटैलिक के लिए हम जो है ये टैग यूज करते हैं। दिस इज द राइट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज इज। जब भी हमने एक इमेज को इंसर्ट करना है तो इसके लिए हम कौन सा HTML कोड यूज करते हैं? जब भी हम इमेज इंसर्ट करते हैं इसके लिए हम कभी भी इमेज फुली नहीं लिखते, हम इसके लिए टैग यूज करते हैं IMG टैग। तो IMG टैग में हमें बताना होता है कि हमें जो इमेज चाहिए वो किस सोर्स, उसका पाथ क्या है। SRC मीन्स सोर्स, मतलब हमें यहाँ पाथ बताना पड़ेगा कि वो इमेज किस पाथ पर है। तो उस पाथ पे ये हमारा कंपाइलर जाएगा और उस पाथ से वो पिक्चर हमारे लिए, इमेज हमारे लिए ले आएगा और वो इमेज हमारा जो है इंसर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम इस टैग को बंद करते हैं। तो दिस इज द राइट ऑप्शन।
यहाँ पे हमने इमेज टैग लिया src जो कि सोर्स है, पाथ है, और ये हमने इमेज का नेम बता दिया। यहाँ हमने इमेज का पूरा एड्रेस बताना है कि वो इमेज किस पाथ पर स्टोर है। ओके, तो src जो कि सोर्स बताने के लिए है कि हम जो है इस सोर्स से कौन सा इमेज उठाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is our next question. Which attribute is not valid for the body tag? बॉडी टैग के लिए कौन सा एट्रीब्यूट वैलिड नहीं है? बॉडी टैग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है, बॉडी टैग में जो एट्रीब्यूट्स आते हैं दैट इज बीजी कलर। अगर हमने बीजी कलर यूज किया तो ये कलर उठाएगा कि हमारा बैकग्राउंड कलर हमें, जो हमारी बॉडी है, हमारा जो पूरा वेब ब्राउजर का पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें कौन सा चाहिए, बीजी कलर बताता है बैकग्राउंड कलर के लिए। एंड अगर हम यहाँ एट्रीब्यूट यूज करते हैं बैकग्राउंड, दिस इज बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड होता है कि हमें बैकग्राउंड में कौन सी इमेज चाहिए, ये इमेज के लिए होता है। जो भी हमें इमेज चाहिए हम उसका पाथ बताएंगे। तो अगर हमें इमेज इंसर्ट करनी है तो इसके लिए हम बैकग्राउंड वाला एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और वी लिंक विजिटेड लिंक के लिए होता है, जब भी हम लिंक क्रिएट करते हैं तो उस लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो लिंक एक्टिव हो जाता है। फिर जब हम उस लिंक को यूज करके बाहर निकलते हैं तो वो लिंक विजिटेड लिंक बन जाता है। और हम इस लिंक का कलर हम जो है डिसाइड कर सकते हैं। ये कलर एट्रीब्यूट जो है बॉडी टैग में नहीं आता, क्योंकि कलर हम यूज करना अगर चाहते हैं तो इसके लिए हमें बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर जो है देना पड़ेगा। दिस इज द राइट ऑप्शन। कलर जो है हम सिंपल कलर जो है बॉडी टैग में कभी नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। कौन सा एट्रीब्यूट होता है इमेज फाइल की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। src एट्रीब्यूट होता है एक इमेज फाइल को की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमारी इमेज हमारी डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव या डी ड्राइव, कहीं भी किसी लोकेशन पे हमारे सिस्टम में जहाँ भी पड़ी है वो लोकेशन का जो है पाथ हमें बताना पड़ता है, और वो हम बताते हैं src के थ्रू। हमें यहाँ पे पाथ बताना पड़ेगा कि हमारा जो फाइल है वो कहाँ किस सोर्स पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not an example of intellectual property rights? तो intellectual property rights ये क्या होते हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे। Intellectual property rights ये rights होते हैं। Intellectual means जब भी एक यूजर या ओनर, जो ओनर है जिसने कुछ क्रिएट किया है, जिसने कोई डेटा या कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया है, तो वो जब अपने ओरिजिनल वर्क को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, उसने अपना ओरिजिनल वर्क इंटरनेट पर अपलोड किया तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है। अब उससे कंसर्न जितने भी राइट्स होते हैं वो उसी के होते हैं, तो वो ही डिसाइड करता है उस प्रोडक्ट के राइट्स को कि वो प्रोडक्ट कौन एक्सेस करेगा और कितना एक्सेस करेगा, हु विल एक्सेस एंड हाउ the access will be used, how much the access will be used। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? पेटेंट, ट्रेडमार्क, पासवर्ड एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन। पेटेंट वो होते हैं, ये वो राइट्स होते हैं जो आप एक यूजर को दे देते हैं। जब भी एक यूजर अपना प्रोडक्ट कंपनी में लॉन्च करता है तो उस प्रोडक्ट से कंसर्न राइट्स हम जो है एक यूजर को दे देते हैं, तो उसको कहते हैं पेटेंट। ट्रेडमार्क, ये जो हमारा कंपनी है उसका लोगो, जो हमारी कंपनी है, जो हमारा ट्रेड है, उसका मार्क
मीन्स उसके लिए हम कोई लोगो शो कर रहे हैं या कंपनी का नेम शो कर रहे हैं, दैट इज ट्रेडमार्क। और इंडस्ट्रियल डिजाइन, हमारी इंडस्ट्री को शो करने के लिए हमने जो भी डिजाइन्स चूज किए हैं वो डिजाइन्स यूनिक होंगे, हमारी इंडस्ट्री के लिए ही होंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल डिजाइन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ये सारे पार्ट्स हैं, दीज 3 आर पार्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बट पासवर्ड इज द नॉट पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि पासवर्ड सिक्योरिटी से कंसर्न होता है। Next question is the dash attribute of img tag specifies an alternate text for an image if the image cannot be displayed due to any reason। जब भी हम इमेज इंसर्ट करते हैं और वो इमेज किसी कारण से अगर हमारे वेब ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो उसकी जगह हम क्या कोई अल्टरनेट टेक्स्ट हम लिखाएंगे, और उस अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो img टैग में हम सोर्स बताएंगे पहले src, और इसमें हम पाथ बताएंगे, और अगर वो इमेज किसी कारण से डिस्प्ले नहीं होती तो हम जो है ऑल्ट टैग यूज करेंगे, डेट इज फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट, कि जब भी अगर हमारी इमेज इंसर्ट नहीं हो पा रही है तो उसकी जगह क्या अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा आए, वो हम जो है ऑल्ट एट्रीब्यूट में बताएंगे। तो दिस इज द राइट आंसर। अल्टरनेट हम इसको पूरा नहीं लिखते, एंड दीज ऑल आर रॉन्ग ऑप्शन। ऑल्ट इज द राइट ऑप्शन। ऑल्ट के थ्रू हम बताते हैं कि अगर हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होती, जैसे हमने एक लोटस की इमेज डिस्प्ले करानी थी, तो वो अगर डिस्प्ले नहीं हुई तो हम यहाँ पे लिखा सकते हैं लोटस, दिस इज लोटस। तो यहाँ पे उसकी जगह, उस इमेज की जगह लिखा आएगा लोटस। ओके स्टूडेंट्स, our next question is while creating a web document which unit is used to express an image height and width। इमेज की हाइट और विड्थ को एक्सप्रेस करने के लिए कौन सी यूनिट को यूज किया जाता है। इमेज हमेशा पिक्सल्स में ली जाती है, तो पिक्सल्स क्या होते हैं, डॉट, और डॉट्स के कलेक्शन से हमारी जो है इमेज बनती है। अब जो ये इमेज होती है, इसकी जो हाइट है और जो विड्थ है वो भी पिक्सल्स में ही डिसाइड की जाती है। तो एक वेब डॉक्यूमेंट में इमेज की हाइट विड्थ को एक्सप्रेस करने के लिए हम लेते हैं दैट इज पिक्सल्स। और 70 पिक्सल्स जो है 1 इंच को शो करता है, 1 इंच को शो करता है, दिस इज इंच। 70 पिक्सल 1 इंच को शो करता है। तो जब भी हम इमेज लेते हैं, यहाँ सोर्स बता देते हैं कि वो इमेज, उसकी हाइट और विड्थ को हम सेट कर सकते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Preeti needs to send a very confidential message to her colleagues in office over a secure channel। प्रीति चाहती है अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को कॉन्फिडेंशियल मैसेज शेयर करना। She uses a technique wherein an actual message can be converted into an unreadable message। तो वो क्या करती है, वो एक टेक्निक यूज करती है जिससे कि जो उसका एक्चुअल मैसेज है वो अनरीडेबल मैसेज में ट्रांसफर हो जाए, जिससे कि उसको कोई रीड ना कर सके। और दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एनक्रिप्शन। क्योंकि एनक्रिप्शन एक टेक्निक है जो क्या करती है, जो कन्वर्ट करती है ओरिजिनल डेटा को कोडेड फॉर्म में। ये कन्वर्ट करती है जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है उसको कोडेड लैंग्वेज में चेंज कर देती है। अब इस कोड को अगर कोई पढ़ भी लेता है तो वो उसके समझ नहीं आता, और अगेन इस कोड को
अगेन रिकन्वर्ट करना पड़ता है ओरिजिनल फॉर्म में, जो कि रिसीवर ही करता है। अब जब सेंडर होता है तो वो क्या करता है, वो एक मैसेज ट्रांसफ़र करता है, मैसेज सिक्योर्ड वे में ट्रांसफ़र करेगा वो। तो मैसेज के साथ की लगा दी जाती है और रिसीवर को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो रिसीवर ही इस की को खोलता है। दिस इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। और अगर इस मैसेज को किसी अदर पर्सन ने, किसी हैकर ने रीड कर भी लिया तो वो उसको समझ नहीं पाता है। दिस इज एनक्रिप्शन टेक्निक। सेंडर एंड पे एनक्रिप्शन टेक्निक को यूज किया जाता है एंड रिसीवर एंड पे डिक्रिप्शन टेक्निक को यूज किया जाता है। डिक्रिप्शन मीन्स अगेन उस डेटा को कन्वर्ट करना ओरिजिनल फॉर्म में, और ये रिसीवर ही करता है जिसके पास की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML। HTML में कमेंट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? तो HTML में जब भी हमें कमेंट्स करने हैं तो हम इसके लिए यूज करते हैं दिस टैग। ये सिर्फ इस टैग में हम जो भी लिखते हैं वो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है और उसको जो है हमारा वेब ब्राउज़र एक्सेस नहीं करता। दिस इज, हमने इसके बीच में टेक्स्ट लिख दिया तो हम जो है इसको ऐसे फिनिश करेंगे, यहाँ बीच में टेक्स्ट लिख सकते हैं। सो दिस इज द राइट ऑप्शन, कमेंट जिसको हमारा वेब ब्राउज़र एक्सेस नहीं करता। तो ये सिर्फ यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेज इज लेफ्ट, राइट, इन लाइन विद टेक्स्ट और मिडल। ये हमें बताना है। तो जो हमारी टेक्स्ट होती है, टेक्स्ट होते हैं उनकी जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो लेफ़्ट होती है। हमारे जो टेक्स्ट होते हैं वो हमेशा लेफ़्ट से लिखे जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट से लिखे जाते हैं। लेकिन जो हमारी इमेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, दैट इज़ इन लाइन विद टेक्स्ट। हमारी हम जो लाइन लिखते हैं उसके साथ ही हमारी इमेज इंसर्ट होती है। तो हमारी जो इमेज है दैट इज़ इन लाइन विद टेक्स्ट होती है, उसकी जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है दैट इज इन लाइन विद टेक्स्ट लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ डेटा। तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं डेटा की सिक्योरिटी के लिए? दैट इज ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन टेक्निक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि ओरिजिनल डेटा को कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ऑथोराइजेशन इज जो हमारे यूजर्स हैं उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करना कि उसको किस तरह की अथॉरिटी है, वो क्या डेटा एक्सेस कर सकता है। एंड ऑथेंटिकेशन इज जब ए ने बी को कोई अथॉरिटी दे दी कि वो डेटा को यूज़ कर सकता है, और जब बी उस डेटा को यूज़ कर रहा है, दैट इज ऑथेंटिकेशन। जब हमने ए को अथोराइज्ड कर दिया और अथॉरिटी दे दी हमने, देन बी जब उसको यूज कर रहा है देन बी इज ऑथेंटिकेटेड। बी को कहेंगे ऑथेंटिकेटेड। दिस इज वैलिड यूजर, मीन्स दिस इज वैलिड यूजर टू यूज द डेटा। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is 16th question, which of the following is not a cyber crime। साइबर क्राइम कौन सा नहीं है? साइबर क्राइम होती है कि किसी के डेटा को, किसी के पर्सनल डेटा को या किसी की पर्सनल मनी को जो है स्टील कर लेना, चुरा लेना बिना उसको बताए, दैट इज साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में बहुत तरीके होते हैं किसी की पर्सनल चीज़ों को स्टील करने का, लॉस करने के लिए, चुराने के लिए। तो OTP के थ्रू कोई भी मनी को स्टील कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, किसी भी तरीके से डेटा को हैक किया जा सकता है किसी भी तरीके से। तो कौन सा साइबर क्राइम नहीं है? प्लैगरिज्म, फिशिंग, यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर एंड हैकिंग। प्लैगरिज्म क्या होता है? प्लैगरिज्म में हम किसी के डेटा को कॉपी कर लेते हैं। तो इट मीन्स जब हमने
किसी के डेटा को कॉपी कर लिया, इट मीन्स हमने उसके डेटा को चुरा लिया बिना उसकी परमिशन के, डेट इज प्लैगरिज्म। तो ये साइबर क्राइम होती है। फिशिंग, फिशिंग में होता है कि यूजर की आईडी को या पासवर्ड को चुरा लेना बिना उससे पूछे, तो ये भी जो है साइबर क्राइम का पार्ट है। एंड दिस वन इज हैकिंग, हैकिंग भी जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं इंफॉर्मेशंस को, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस को, तो ये भी साइबर क्राइम का पार्ट होती है। दिस इज द राइट आंसर, यूजिंग लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, जब एक सॉफ्टवेयर को यूज करने का जो लाइसेंस दे दिया जाए किसी को, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ साइबर क्राइम। इट मीन्स जब भी एक सॉफ्टवेयर को कोई खरीदता है तो उसको प्रॉपर लाइसेंस दे दिया जाता है और वो सॉफ्टवेयर को सिक्योर वे में यूज कर सकता है। सो दिस इज नॉट द साइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash is a software for which exclusive rights of modification in the source code remain with the owner. जो ओनर है सिर्फ उसे ही मॉडिफिकेशन का, सोर्स कोड के मॉडिफिकेशन का राइट होता है। जो ओनर होता है उसे ही सोर्स कोड के मॉडिफिकेशन का राइट दिया जाता है। तो ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं, तो हम देखते हैं ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर्स जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसका सोर्स कोड ओपन होता है पब्लिक के लिए और जो फ्री अवेलेबल होता है, इट मीन्स इसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। फ्रीवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फ्री में अवेलेबल होते हैं लेकिन इनका सोर्स कोड जो है यूजर को नहीं दिया जाता। इसका एग्जांपल्स होते हैं विंडोज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये वही सॉफ्टवेयर हैं जिनका सोर्स कोड ओपन किया जाता है सभी के लिए। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका प्रोप्राइटरी, जिसका लाइसेंस सिर्फ ओनर को मिलता है और ओनर को पूरी प्रोप्राइटरी उसकी दी जाती है और सिर्फ ओनर ही जो है उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। ओनर को ही सारे राइट्स दिए जाते हैं और ओनर ही जो है मॉडिफिकेशन कर सकता है उस सॉफ्टवेयर में। ऐसे सॉफ्टवेयर को लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a dash is the right given by the government to an inventor to protect his her invention from being used copied for a fixed period of time। जब भी एक इन्वेंटर होता है तो गवर्नमेंट उस इन्वेंटर को क्या राइट्स देती है कि वो अपनी इन्वेंशन को यूज कर सकता है एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तक। तो इन्वेंटर वो होता है जो कुछ इन्वेंट करता है, तो वो कोई डेटा हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है। तो उससे कंसर्न क्या क्या दिया जाता है एक यूजर को, कॉपीराइट। कॉपीराइट होता है कि जो भी एक इन्वेंटर ने इन्वेंट किया, अगर वो सिर्फ वही यूज कर सकता है उसे, और अगर उसके डेटा को कोई और कॉपी करता है तो वो उसका मिसयूज है। अगर वो उस डेटा को यूज भी करे, अगर कोई अदर पर्सन आपके डेटा को यूज कर रहा है तो पहले जो है वो मेंशन करेगा कि ये डाटा जो है किसका है। इट मीन्स वो उसका क्रेडिट जो है उस पर्टिकुलर पर्सन को देगा जिसका भी वो डेटा है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एक इन्वेंटर है और उसकी जो प्रॉपर्टी है, इट मीन्स उसने जो भी डेवलप किया है वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। एंड पेटेंट, पेटेंट एक यूजर को राइट प्रोवाइड करना एक प्रोडक्ट से कंसर्न। एंड ट्रेडमार्क इज एक ट्रेड से कंसर्न मार्क क्रिएट करना, कोई भी लोगो, जैसे एक ट्रेड है, एक कंपनी है, उसका कोई भी लोगो है, दैट इज ट्रेडमार्क। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेंटर को कौन सा राइट प्रोवाइड करती है जिससे कि वो अपना डेटा को, अपने इन्वेंशन को यूज करता है, दैट इज पेटेंट। पेटेंट में एक इन्वेंटर को राइट दिए जाते हैं उसकी इन्वेंशन से कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द राइट आंसर, पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट कौन सा नहीं है? तो फॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट होता है, कलर को स्पेसिफाई करने के लिए।
कलर को हम हैश टैग से भी यूज करा सकते हैं, 000000, रेड ग्रीन ब्लू, इस तरीके के कलर्स को देने के लिए हम हैश टैग यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कलर का नेम भी दे सकते हैं। फेस टैग होता है इसमें, फेस एट्रीब्यूट, ये टाइप को डिसाइड करने के लिए होता है। जैसे हमने टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट की टाइप डिसाइड कर दी, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, कोई भी हम टाइप डिसाइड करते हैं और हमारा फॉन्ट हमारा टेक्स्ट उसी स्टाइल में अपीयर होगा। टाइप ये एट्रीब्यूट नहीं होता हमारे फॉन्ट टैग में, टाइप के लिए हम फेस को यूज करते हैं, फेस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। साइज टैग भी, साइज एट्रीब्यूट भी हमारा होता है फॉन्ट टैग का, साइज एट्रीब्यूट, साइज को डिसाइड कराने के लिए। जैसे हमने साइज डिसाइड कर दी 10, तो हमारे फॉन्ट की साइज जो है 10 हो जाएगी। तो दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश टैग डिस्प्लेस टेक्स्ट इन सबस्क्रिप्ट फॉर्म। सबस्क्रिप्ट के लिए हम जो है यूज करते हैं SUB, सबस्क्रिप्ट। ये बेस के लिए होता है, जैसे हमने इसमें 2 लिखा और अगर यहाँ हमने H लिखा, सबस्क्रिप्ट को हमने बंद करना होता है जहां भी हमें बेस बंद कराना है। तो इसमें जो लिखा आएगा डेट इज H2O, तो सबस्क्रिप्ट में हम जो भी लिखेंगे वो बेस बन जाए। तो सबस्क्रिप्ट फॉर्म को यूज करने के लिए हम यूज करते हैं सबस्क्रिप्ट SUB, जबकि सुपरस्क्रिप्ट के लिए हमने यूज करके देखा था SUP, सुपरस्क्रिप्ट, ये पावर के लिए होता है। तो हम इसमें जो भी देंगे इनको हमें बंद करना पड़ता है, तो इसमें हम जो भी देंगे दैट विल बी पावर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन A। इससे आगे का सेक्शन B हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेक्शन B और सेक्शन C हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स की बेटर प्रिपरेशन के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए हम आपके लिए कंप्यूटर्स के और भी MCQ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे साथ बने रहें। और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस फॉर सेक्शन B एंड सेक्शन C। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।